चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भाई आज की कहानी। हाँ? ओके, आज की कहानी मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप आपके सामने आएगा। एकदम गोरा टाइप रहेगा मेरे प्यारे भाई। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस, लाभ एवं हानि। 33 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। सवाल नंबर 34 अगला टाइप आपके सामने आएगा। बच्चों, ये इस शीट का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। ये इस सीट का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। सुनिए, एक मोटरसाइकिल को 70,000 में बेचने से 25% का लाभ होता है। यदि 30% का लाभ प्राप्त करना हो तो मोटरसाइकिल को किस कीमत पर बेचना चाहिए? अगर मैं 30% प्रॉफिट कमाना है तो मोटरसाइकिल को किस कीमत पर बेचना चाहिए, सवाल है। देखो मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। क्रिया मूल्य सीपी हमेशा 100% होता है। सीपी हमेशा 100% होता है। पहले मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा बेसिक। एक मोटरसाइकिल को 70,000 में बेचने पर राम को 25% का लाभ होता है। 100% पे अगर 25% का लाभ हुआ तो सामान बिका कितने में बच्चों? 125% में। अगर किसी साइकिल को बेचने से 25% का लाभ हुआ है, मोटरसाइकिल का सीपी 100% है, 100 पे 25% का लाभ हुआ तो बिका कितने में? 125% में। जबकि मोटरसाइकिल बिकी कितने में है? 70,000 रुपए में, 70,000 रुपीज में। तो 125% की वैल्यू ही 70,000 रुपए है। तो बच्चों यहां से 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1% की वैल्यू कितनी आएगी? आप 125 से भाग दे देंगे, 1% की वैल्यू आ गई। सवाल में बोला है 30% का लाभ अगर कमाना हो तो मोटरसाइकिल को किस कीमत पर बेचना चाहिए? बच्चों, अगर मोटरसाइकिल पे 30% का लाभ कमाना है, 100% पे 30% का लाभ कमाना है, 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130% में बेचना पड़ेगा। ये 1% की वैल्यू है। 130% की वैल्यू आपसे पूछी है तो 130 से मेरे प्यारे भाई गुणा कर देंगे, 130 से आप गुणा कर देंगे और ये सवाल का मेरे दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये पूरा डिटेल में हो गया। 125 से 1000 चला जाएगा 8 बार, 13 अट्ठे 104, 104 की 7 में गुणा करेंगे 728, तो 728 डबल जीरो इस सवाल का आंसर है 72,800 रुपए। मुझे लगता है हर बच्चा इस टाइप को बड़ी आसानी से कर पाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? बहुत इजी टाइप बनता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आपको इतना लिखना नहीं है, आपको कम से कम लिख के इस सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। सवाल नंबर है 35 आपके सामने। ये सवाल 2 साल लगातार मेंस के पेपर में आया था। सवाल में बोला है कि जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% का लॉस होता है। 21% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? देखिए मेरे प्यारे भाई, हर वस्तु का सीपी जो होता है, क्रिय मूल्य, वो 100% होता है। 100%। जब हम सामान को 355 रुपए में बेचते हैं तो 29% का लॉस होता है। आप बताओ, 100% के सामान पे 29 का लॉस हुआ, 100 में से 29 घटाओ तो सामान कितने में बेचा गया? 71% में। जबकि सामान बेचा कितने में गया है? 355 रुपए में। बोलो बात सही है क्या? क्लियर है भाई? जब आप सामान को 355 रुपए में बेचते हो तो 29% का लॉस होता है। 100 पे 29 का लॉस हुआ, बिका कितने में? 100 में से 29 घटाओ 71 में। 71% के लिए 355 रुपए, साफ साफ दिख रहा है 5 गुना, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। बोला 21% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए? 100% पे 21% का प्रॉफिट कमाना है तो हमें 121% में सेल करना पड़ेगा। 121% की वैल्यू पूछिए, ये भी 5 गुना आएगा। 121 का 5 गुना होता है 605 रुपए, तो हमें 605 रुपए में सेल करना पड़ेगा। ये आंसर है सी ऑप्शन। बात समाप्त। सब बच्चे कर पा रहे हैं? बड़े प्यार से सोच पा रहे हैं? बताओ। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप है, हम टाइप नहीं बदल रहे हैं अभी।
बोला है सोफिया ने 12% के लॉस पर 46,068 की कीमत पर एक आईफोन बेचा। 18% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना पड़ेगा आईफोन? बहुत प्यारा सवाल है, देखते हैं कौन बालक किसको करेगा। देखो, अब देखो, एक स्टेप में करने की आदत डालो, पूरा नहीं लिखना है। सीपी कितना होता है? 100%। सोफिया ने एक फोन आईफोन बेचा है 12% के लॉस पर 46,068 में एक आईफोन बेचा है सोफिया ने। तो सोफिया ने एक फोन आईफोन बेचा 46,068 में, 46,068 में सोफिया ने एक आईफोन बेचा। 12% का लॉस हुआ भाई। 100% पे 12% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 88। 100 में से 12 घटाओ, 88% में बिका। ये 88% की वैल्यू है। 88% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू क्या होगी? 88 से भाग देंगे, 1% का मान आ गया, 1% का। बोला गया 18% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर? ये 1% की वैल्यू है आपके सामने जो लिखी हो, 1% की। 18% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? 100% पे अगर 18% प्रॉफिट कमाना है तो हमें 118% में सेल करना पड़ेगा। 118% में सेल करना पड़ेगा तो 118% के लिए निकालने 118 से गुणा कर देंगे। डायरेक्ट आप सोचो।
सॉरी सॉरी सॉरी, देखो बच्चों, ये कैलकुलेशन हमको करनी है। हमने पहले 1% का मान निकाला, फिर 118% की वैल्यू। ऑप्शन देखो, देखो या तो ये पूरा कटेगा, पूरा नहीं कटेगा तो दशमलव आना चाहिए एंड में, जीरो तो नहीं आएगा। भाई जीरो तो तभी आएगा ना जब 5 दिखे या 2 दिखे, 5 तो है ही नहीं कहीं पर। इन दोनों में से एक आंसर है। बच्चों आप यहां पर डिजिटल सम भी लगा सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग अलग हैं, या अप्रोक्स भी देख सकते हो, अप्रोक्स भी, कि भाई जैसे 88 है, 88 से कितनी बार जाएगा? 88 पंजे होता है 440। अगर यहां पे 440 होता ना, 44,000, अगर 44,000 होता ऊपर तो पूरा 5 बार जाता है ना, लेकिन ये 46,000 है तो 500 से कुछ ज्यादा जाएगा। अब 500 की 118 में गुणा करेंगे तो 590 है, यानी कि 590 से हल्का सा ही बड़ा आएगा, तो 65,000 तो नहीं पहुंचेगा, 59,000 के नजदीक यही आंसर है। तो अप्रोक्स कैलकुलेशन करेंगे, ए ऑप्शन बैठ रहा है। लगभग मैंने कैलकुलेट किया, ये बेस्ट तरीका है जल्दी करने का। अगला सवाल देखिए, सवाल आपके सामने मैं लेटेस्ट करवा रहा हूं सीपीओ के पेपर का 2023 में, कि एक टेबल को 1596 में बेचने से आरव को 24% का लॉस होता है। 24% प्रॉफिट कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? एक टेबल को 1596 रुपए में बेचा हमने, 1596 रुपीज में बेचा एक टेबल को। 1596 बेचने से 24% का लॉस हुआ। 100% पे 24% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 76% में। 100% पे 24% का लॉस हुआ, सामान बिका कितने में? 76% में। तो 76 से भाग दे दो, ये 1% की वैल्यू, ये जो है अगर 100% पे 24% का लॉस हुआ तो ये 76% की वैल्यू है। ये 76% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू क्या होगी? 76 से भाग दे दो, ये 1% का मान आ गया, 1% का, 1% की वैल्यू आ गई है। बोला 24% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? भाई 100% पे अगर 24% का लाभ कमाना है तो हमें 124% में सेल करना पड़ेगा। 124% की वैल्यू निकालनी, 124 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा बेटा। क्लियर है? सिंपल सा हो गया मेरे दोस्तों। सवाल के ऑप्शंस दूर दूर हैं, अप्रोक्स भी चेक कर सकते, कैलकुलेट भी कर सकते। 19 से चला जाना चाहिए 4 बार। 19 अट्ठे 152, 7 19 चौक 76, 4 से 124 31 बार। तो 84 गुणा 31 एंड में 4 आएगा, यानी कि ना ये आंसर है ना ये आंसर है। 4 एकम 4। अब 84 की 31 में गुणा करूंगा तो बेटे 3000 तो नहीं आएगा, क्योंकि 84 की 30 में भी गुणा करो तो 2500 के आसपास रहेगा। 3000 क्रॉस नहीं करेगा, 3000 क्रॉस नहीं करेगा, तो आंसर है 2604 रुपए। ये हो गया सॉल्व। ठीक है, अब आपके जो है बिल्कुल हाथ पे बैठ गया होगा मेरे दोस्तों ये वाला। बताओ सवाल नंबर 38 करेंगे। एक और सवाल ऐसा ही, ये सवाल जो है आपके सामने आईसीएआर टेक्नीशियन के पेपर का है। आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर का बनाएं। अच्छा सवाल है, लेटेस्ट। देखो इतने ज्यादा सवाल मैं इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं एक ही टाइप पर या एक ही जैसे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा है। शिव ने अपना लैपटॉप 12% लॉस पर 25,520 में बेच दिया। 10% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए था? ये सवाल है भैया जी। शिव ने अपना लैपटॉप बेचा है 25,520 रुपए में, 12% के लॉस पर। अब बताओ अगर शिव को 25,520 में बेचने से 12% का नुकसान हुआ
तो 100 में से 12 घटाओ, ये 88% की वैल्यू है। ये 88% की वैल्यू, 1% की वैल्यू क्या होगी बटे 88, 1% की वैल्यू ये होगी, 1% का मान आ गया। 10% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? 10% का लाभ कमाने के लिए 110% पे बेचना पड़ेगा, तो 110 से गुणा कर देंगे। 110% के लिए निकालें, 110 से गुणा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई 10% का लाभ कमाना है तो 110% में बिकेगा, 11 का मल्टीपल चेक कर लो सीधा। ऐसे नहीं करना, क्योंकि आप अगर यहां पे देखोगे डाटा ऐसा सेट किया गया कि 11 से तो कट गया, ये 11 तो कट गया, 22 से, 22 पंजे 110, 22 चौका 108, तो कट लिया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो यहां पे ऐसा मल्टीपल चेक ना करें, डाटा जो है इस तरीके से सेट किया जा सकता है, पहले थोड़ा सा लिख लें तब चेक करें। तो 4 से जाएगा ही जाएगा, 4 6 24, एकम 4 तिया 12 और 3 4 अट्ठे 32, 6380 की 5 में गुणा करेंगे तो अगर 64 से होता तो 32,000 आता, 32,000 से 100 रुपए कम आएगा, 31,900 रुपए आएगा। तीसरा ऑप्शन आंसर है 31900। सभी बच्चे कर पाए हैं। आगे सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये बताओ, एक और क्वेश्चन ऐसा ही बनाए। दशमलव को देख के डरना नहीं कि एक आदमी एक पंखे को 557.75 में बेचता है, 15% का लाभ प्राप्त करता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए पंखे को किस कीमत पर बेचना होगा? देखो मैं आपको एक तरीका और सिखाता हूं सोचने का। डेसिमल में दिख रहा है ना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इस सवाल में, अगर आप कैलकुलेट करने लगोगे इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सीपी क्या होता है? 100%। बोला है एक आदमी जब एक पंखे को 557.75 में बेचता है तो 15% का लाभ होता है। 100% पे 15% का लाभ हुआ तो सामान बिका कितने में? 115% में बिका। 115% की जो वैल्यू है 557.75 रुपए आपको दी है, इसकी वैल्यू दी है, या आपको 115% की वैल्यू दी है। 100% में 15% का लाभ हुआ, सामान बिका 115% में, बिका है 557.75 रुपए में। बोला 20% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? 100% में 20% का लाभ कमाना है तो 120% की वैल्यू आपसे पूछी है। देखो बच्चों, नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले 1% का मान निकालेंगे, फिर 120 से गुणा करके 120% की वैल्यू निकालेंगे। अब इस सवाल के ऑप्शन देखो, काफी फर्क है भैया, 10-10 रुपए का तो फर्क दिख ही रहा है, तो मैं अप्रोक्स करूंगा। 115% की वैल्यू पता है, 120% की वैल्यू पूछी है। 115 में क्या जोड़ें कि 120 आ जाए? 5%। अगर मैं 5% की वैल्यू निकाल लूं, 5% की, और इनको जोड़ दूं तो डायरेक्ट 120% आ जाएगा। बोलो डायरेक्ट आ जाएगा कि? तो मेरा दिमाग यही चला, मैं अप्रोक्स करूंगा इस सवाल को, एग्जैक्ट करूंगा ही नहीं कि भाई 115% दिया है, 5% की वैल्यू और निकालनी है। अब 115 से 5 कैसे आएगा? 23 से भाग दे दो। 115 को 23 से भाग दोगे 5 आएगा, तो यहां 23 से भाग देंगे, 23 से भाग देंगे, कितना आएगा? तो 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 मेरे दोस्तों, कितना बच जाएगा? 40 के बाद बच जाएगा 9, 9 7, तो 23 चौका 92, अप्रोक्स 24 रुपए के आसपास आएगा, लगभग 24 रुपए आएगा, ये लगभग 24 रुपए आएगा मेरे दोस्तों। 23 दूनी 46, 46 के बाद बच जाएगा 4 5 9 और 9 7, 23 चौका 92, लगभग 24 रुपए आएगा, अप्रोक्स, एग्जैक्ट नहीं निकाला, लगभग 24 रुपए आएगा। और जब मैं इनको जोड़ दूंगा है भाई, तो आप मुझे बताओ, दोनों तरफ मैंने 23 से भाग दिया, 23 से, तो 120% की वैल्यू कितनी आएगी? तो आपका जवाब होगा सर 7 4, ये 500, इसको 558 मान लेते हैं, 558 में 24 जोड़ो, 558 में 24 जोड़ो तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 558 जमा 20, 578 और 4, 582 रुपए। तो अप्रोक्स 582 रुपए के आसपास आएगा, लगभग 582 के आसपास आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट, लगभग 582 के आसपास आएगा, डी ऑप्शन है भाई। 557.75 को मैंने 558 रुपए मान लिया, लगभग 558 में 24 जोड़ूंगा तो लगभग 582 के नजदीक आएगा। 582 के नजदीक एक ही ऑप्शन है, खुद 582। ये तरीका है, मैंने कोई 1% का मान नहीं निकाला, मैंने कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन करी नहीं, मैंने अप्रोक्स मारा। तो सवाल के डाटा के हिसाब से मैं अपने कैलकुलेशन का तरीका बदल लूंगा,
यही होते हैं कैलकुलेशन की ट्रिक्स, है भाई, अलग से थोड़ी ना सिखाई जाती है, सवालों में ही सीखता है बेटा, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। करो। सवाल नंबर 40 करेंगे। अगला सवाल, एक और सवाल है आपके सामने, टाइप सेम ही है, सीएचएसएल टीयर 1 के पेपर का। सीएचएसएल टीयर 1 2022 का बोला है, पारस को 960 रुपए में सामान बेचने से 33.33% का लाभ होता है। बोला 20% का लाभ कमाने के लिए माल किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। देखो यहां ऐसा डाटा है, पारस को 960 रुपए में सामान बेचने से 33.33% का लाभ होता है। 33.33% होता है 1/3। 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, यानी कि अगर किसी वस्तु का सीपी 3 है, किसी वस्तु का सीपी 3 है, तो 3 का 33.33% ही 1 के बराबर है। अगर किसी वस्तु का सीपी 3 है तो 3 पे 1 यूनिट का लाभ होता है, तो सामान बिकता कितने में, 4 यूनिट में। 4 की वैल्यू 960 रुपए है 240 गुना, तो सीपी है 3 यूनिट, 3 की वैल्यू भी 240 गुना आएगी 720 रुपए। सीपी भी दे दो 3 का 240 गुना 720 रुपए, तो क्रिय मूल्य 720 रुपए आ गया। बोला है 20% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले मैं यहां से, भाई सीपी अगर 3 है तो 3 पे 1 यूनिट का लाभ हो, सामान बिका 4 यूनिट में, 4 की वैल्यू 960 है, 3 की वैल्यू 720, सीपी आ गया। अगर 720 पे 20% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा, 720 का 100% में 20% का लाभ कमाना है तो 120% में, 720 का 120% यानी कि 720 के 1.2 टाइम्स में बेचना पड़ेगा। भाई 100% में 20% का लाभ कमाना है तो 120% में सेल करना पड़ेगा ना। 120% को क्या बोलते हैं, 1.2, कितना आएगा, 700 की 1.2 में गुणा 840 और 20 की 1.2 में गुणा 24, 840 में 24 जोड़ेंगे 864 रुपए। ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। कर पाओगे? हाँ कांचा केसरी, तो ऑप्शन दो दूर हमने अप्रोक्स कैलकुलेशन कर ली, ये बताएंगे। अगला एक और सवाल ऐसा ही, मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। टेल मी द आंसर, टेल मी। %2580 की वैल्यू दी है, 70% की वैल्यू पूछी है। 80% की वैल्यू दी है, 70% की वैल्यू पूछे, 7 का मल्टीपल। बोला किस दाम पर बेचना चाहिए 30% का लाभ हो, 70, 7 का मल्टीपल आएगा। 2107 से कटता है क्या, ये नंबर 7 से कट रहा है भाई, ये नंबर 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, ये नंबर 7 से नहीं कट रहा, ये वाला नंबर 7 से कट रहा है। डी आंसर होगा 87.5। डी ऑप्शन इसका उत्तर है, सीधा 7 का मल्टीपल। मैंने कैसे इतना जल्दी चेक किया, मैंने चेक किया कि ये 2100 प्लस 87.5 है। अब 2107 से कटता है,
अगर किसी सामान को 30% के लॉस पे बेचोगे तो 70% में बिकेगा भाई, नीचे तो 7 आएगा नहीं। अब ये नंबर 7 का मल्टीपल होता है कैसे, क्योंकि मुझे पता है 125 का 7 गुना है 875, यानी कि पूरी संख्या 7 का मल्टीपल है। जब ये संख्या 7 से कट रही है तो ये तो कटी नहीं कटेगी, ये बिल्कुल अलग है, इससे 20 का फर्क है, 10 कम है, ये 10 ज्यादा है, ये कट ही नहीं पाएगा, ये एक ही नंबर कटेगा। मैंने ऐसे चेक किया, मैंने कोई 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगाया। तो बेटा ये चीज केवल प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है, केवल प्रैक्टिस से। आप कैलकुलेशन की जीवन भर क्लास करते रहो, जिंदगी में कभी कैलकुलेशन मजबूत नहीं होगी। नंबर्स के साथ जब तक आप खेलना नहीं सीखोगे। आगे चलेंगे, अगला टाइप, बेटे अगला टाइप आ चुका है आपके सामने। इस टाइप पर मैं आपको यहां पर कितने 2 प्रश्न करवाऊंगा, ठीक है ना। चलो 2 सवाल तो दिख ही रहे हैं मुझे इस टाइप पे कम से भी कम। इस टाइप पर बच्चों मैं आपको 2 प्रश्न करवाऊंगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। सॉल्व श्रेया सिंह, मैंने 10 सवाल बता दिए, अब भी सॉल्व करेंगे कैसे, तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारा पढ़ने का। अगला टाइप बोला किसी वस्तु, देखो इस टाइप में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस यहां पे बेस सेलिंग प्राइस ना होके बेस कॉस्ट प्राइस ना होकर बेस सेलिंग प्राइस है। सवाल पढ़ें, सवाल यह है किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने से एक आदमी को उस वस्तु के सेलिंग प्राइस पर 36.66% का लॉस होता है। किसी सामान को 7200 में बेचने से सेलिंग प्राइस पर विक्रय मूल्य पर 36.66% का लॉस होता है। बोला कॉस्ट प्राइस पर 25% का लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको वस्तु का सीपी निकालना होगा। किसी सामान को 7200 में बेचने से सेलिंग प्राइस का 36.66% लॉस होता है। 36.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है बेटा? 36.66% का मतलब है 30% प्लस 6.66%। 30% होता है 3/10, 6.66% होता है 1/15। ये आपको आना चाहिए बेटा, ब्रेक करके निकलेगी फ्रैक्शन वैल्यू। 10-15 का एलसीएम 30, 10 तिया 30, 3 3 15 दूनी 30, ये आ जाएगा 11, 11/30। तो 36.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/30 है। बोला किसी सामान को 7200 रुपए में बेचने से सेलिंग प्राइस का 36.66% लॉस होता है। यानी कि अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 30 है, अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस 30 है तो 30 का 36.66% बराबर 11, 30 का 36.66% बराबर 11, तो सामान पे 11 का लॉस है। अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 30 है, किसी सामान को हम 30 में बेचते हैं तो हमको 11 का लॉस होता है। तो आप बताओ उस वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी कितना होगा। आप किसी सामान को 30 रुपए में बेचते हो, ये मैंने पेन 30 रुपए में बेचा, मुझे 11 का नुकसान हो गया, तो ये पेन मैंने 30 जमा 11 41 में खरीदा होगा, सीपी 41 होगा। 41 पे 11 माइनस करोगे तभी तो सेलिंग प्राइस 30 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, हमने सामान को बेचा कितने में? 7200 रुपए में, तो 30 यूनिट की वैल्यू 7200 रुपए, कितने गुना? 30 की वैल्यू 7200 रुपए है, तो आप कहोगे सर 240 गुना, 24 तिया 72, 240 टाइम्स 240 गुना। तो कॉस्ट प्राइस भी 41 का 240 गुना आएगा, कॉस्ट प्राइस भी 41 का 240 गुना आएगा। ये वस्तु का सीपी आ गया। क्या आ गया बेटे? वस्तु का सीपी आ गया, क्रय मूल्य। लेकिन यहां पर भी एक सवाल आगे और बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? कि कॉस्ट प्राइस पर 25% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। सीपी पर 25% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। 25% का मतलब होता है 1/4। अगर हमको कॉस्ट प्राइस पर 1/4 प्रॉफिट कमाना है, 1/4 प्रॉफिट कमाना है, तो कॉस्ट प्राइस के 5/4 गुना में बेचना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें सीपी पर 1/4 प्रॉफिट कमाना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 1 + 1/4 5/4। हमें कॉस्ट प्राइस के 5/4 गुना में बेचना पड़ेगा। 5/4 से गुणा कर दो, 4 से 240 जाएगा 60 बार,
60 गुणा 5 300, 300 की 41 में गुणा करेंगे तो भाई 123 के आगे डबल जीरो, तीन एकम तीन, तीन चौक 12, 12,300 रुपए में बेचना पड़ेगा। सवाल का आंसर आएगा यहां से डी ऑप्शन, डी करेक्ट है। बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है ना, तो ये भी इजी टाइप है, बस यहां पर बेस सीपी ना होके एसपी है। एक और सवाल कराता हूं आपको। 43 तो बीच में गलत डल गई, बत करो पहले 44, ये बताओ पहले। ये जो सवाल आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर है, ये सवाल मेंस 2021 के पेपर में आया है, सीजीएल में, सीजीएल मेंस 2021 के पेपर में। ठीक है ना, करो। बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस डाटा चेंज है। बस डाटा चेंज है। बोला है किसी वस्तु को 640 में बेचकर एक आदमी को सेलिंग प्राइस पर 15% लॉस होता है। बोला है कॉस्ट प्राइस पर 15% प्रॉफिट कमाने के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए। हालांकि आप सवाल को आसानी से कर सकते हो कि आंसर जो भी आएगा 23 का मल्टीपल होगा, 23 का मल्टीपल। कैसे, अभी देखो। बोला किसी वस्तु को 640 में बेचकर एक आदमी को 15% का लॉस होता है ना, सेलिंग प्राइस पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 640 में सामान बेचने से सेलिंग प्राइस पर, विक्रय मूल्य पर 15% का लॉस होता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 3/20। 5% 1/20, 15% 3/20। हमने सामान को 640 में बेचा, 15% का लॉस हुआ। क्लियर है? यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 20 है, सेलिंग प्राइस पर 15% लॉस हुआ, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 20 है तो हमें 3 यूनिट का लॉस हुआ। तो सीपी कितना है बताइए। अगर 20 यूनिट में हमने किसी सामान को 20 में बेचा और हमें 3 का नुकसान हुआ, तो कॉस्ट प्राइस तो 23 यूनिट होगा ना, सीपी तो 23 यूनिट होगा ना। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई हमने सामान को बेचा कितने में है? 640 रुपए में। तो 20 यूनिट की वैल्यू 640 रुपए है। बताओ कितने गुना? 32 गुना, 32 टाइम्स। तो कॉस्ट प्राइस भी 23 का 32 गुना आएगा, कॉस्ट प्राइस भी 23 का 32 गुना आएगा। ये आ गया मेरे दोस्तों सीपी। सीपी आ गया, साफ साफ दिखाई दे रहा है। सीपी 23 का मल्टीपल आएगा। लेकिन सीपी नहीं पूछा, एक और सवाल और ऐड कर दिए इसके आगे। बोला है सीपी पर 15% प्रॉफिट कमाने के लिए किस दाम पर बेचना पड़ेगा। अगर हमें सीपी पर 15% प्रॉफिट कमाना है 3/20, ये वस्तु का क्रिय मूल्य आ गया। क्रिय मूल्य पर 3/20 प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा? अभी अगर 3/20 प्रॉफिट कमाना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बेटा? 15% प्रॉफिट कमाने का मतलब है इसको 15% बढ़ाना है। सीपी को 15% बढ़ाकर बेचना है। 15% होता है 3/20। अगर किसी भी संख्या को 3/20 बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 23/20 गुना हो जाएगी। क्रिय मूल्य को 15% बढ़ाकर बेचना है। 15% 3/20 होता है, 3/20 बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 23/20 गुना हो जाएगी। 20 से चला जाएगा जी ये आपका 1.6 बार। 4 आएगा, दशमलव आएगा बेटे, दशमलव तो आना ही आना है, ये दोनों आंसर नहीं है। ठीक है, इकाई अंक आएगा देखो 4, 3 छिंग 18 और 8 तिया 24, इकाई अंक 4 आएगा। ये आंसर है मेरे दोस्तों, डी ऑप्शन। खत्म। बताइए। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को ये सवाल एकदम समझ में आ गया है। मैं आगे चलूंगा। अगला सवाल, ठीक है बच्चे, 43। एक ही क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप का कराऊंगा। ये सवाल CISF, ये टाइप समाप्त, ये टाइप हो गया समाप्त। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे पहले एक सवाल पूछूंगा, क्या अब आप परीक्षा में इस प्रकार के सवालों को कर पाओगे? क्या अब आप एग्जाम में इस टाइप के सवालों को हवा में कर पाओगे? बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है।
अगर 40 शिफ्टों में आपका पेपर होगा ऑनलाइन तो हर तीसरी शिफ्ट में इस पर सवाल आता है, हर तीसरी शिफ्ट में ऐसा सवाल आता है, इतना इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे। क्योंकि अगर कोई बालक इतनी प्रैक्टिस के बाद भी नहीं सीख रहा तो कुछ सीखने लायक है ही नहीं। देखो कितने सवाल कराए मैंने आपको, अलग अलग एग्जाम के, अलग अलग कैलकुलेशन लेवल के, 1 2 3 4 5 6, काफी सारे सवाल मैंने आपको कराए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अनुज ने 8% जीएसटी सहित 7,071.84 रुपए का एक पर्स खरीदा। यदि जीएसटी बढ़ाकर 10% हो जाए तो नया सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। देखो जीएसटी होता है टैक्स, जीएसटी क्या होता है? टैक्स। अनुज ने एक पर्स खरीदा 7,071.84 रुपए में और उस पर्स पे 8% जीएसटी लगा है। जीएसटी का मतलब मेरे दोस्तों कि जैसे अगर किसी पर्स का कॉस्ट प्राइस 100% है, अगर क्रय मूल्य 100% है तो हमें 100% पे 8% टैक्स देना है, जीएसटी देना है। 100% पे 8% टैक्स देना है तो इसका मतलब हमको पर्स खरीदने के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा? 108%। क्या आप मेरी बात को समझे? लॉजिकली समझ जाइएगा मेरी बात को। भाई अगर किसी पर्स का क्रय मूल्य 100% है, हमने पर्स पे 8% जीएसटी दिया है तो 100% का पर्स 8% टैक्स, तो हम पर्स को कितने में खरीदेंगे? 108% में। जबकि हमने पर्स खरीदा कितने रुपए देकर है? 7,071.84 रुपए देके हमने पर्स खरीदा है। ठीक है, आपसे बोला है अगर जीएसटी बढ़ के 10% हो जाए तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा। अगर हम जीएसटी 10% बढ़ा देंगे मेरे प्यारे भाई, 100% पर्स का क्रय मूल्य, 100% पे अगर हम 10% टैक्स लेंगे तो मेरे प्यारे भाई कितना हमको पे करना पड़ेगा पर्स खरीदने के लिए? 110%। 100 में 10 जोड़ेंगे 110%। तो आपसे सवाल में 110% की वैल्यू पूछी है, बस इतनी सी मेरे दोस्तों आपको कैलकुलेशन करनी है। बताओ क्या आएगा जी, क्या आएगा? जल्दी से जवाब देंगे। क्या डाउट है अमित कुमार? सवाल को ढंग से पढ़ो, सवाल को। 110, देखो 110 में छुपा हुआ है 11, ठीक है ना। आंसर अप्रोक्स में तो है नहीं, यहां पे दशमलव के बाद 2 अंक है, 110 में छुपा होता 11। आंसर 11 से भी कटने वाला होगा। 11 से कटने वाला देख लेते हैं। 7 7 14 है और ये 0, 7 9 16, 2 ये 11 से नहीं कटता। 7 2 9, 7 16 और 1 8 9 9, ये भी 11 से नहीं कट रहा। अभी 11 से कट रहा है। 7 2 9 और ये मेरे दोस्तों 7 2 9 और ये कट हो गया मेरे दोस्तों, सॉरी 7 5 12 और ये 5, ये 11 से नहीं कट रहा। ये ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है। 11 का नियम जानते हैं, इवन ऑड प्लेस के अंकों का योग जोड़ लो। 7 7 8 15, 15 4 11, 15 4 का डिफरेंस 11, ये नंबर 11 से कट रहा है, ये आंसर हो जाएगा। बात समाप्त। दोबारा से देखो निखिल, ठीक है भाई। इकाई का अंक भी मैच कर सकते हैं कि भाई 8 से 4, ये 4 आ जा रहा है तो 8 से 4 कब जाएगा? जब पहाड़ा होगा अट्ठू मट्ठू 64, और कोई रास्ता है ही नहीं। अट्ठू मट्ठू 64 यानी कि कुछ भी हो एंड में 8 से, ये 8 से गुणा हो रही है तो यहां भी 1 की जब 8 में गुणा होगी तो इकाई का अंक 8 आएगा, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तो बेसिक टाइप है मेरे दोस्तों, इसमें कुछ फर्जी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। आगे चलेंगे अब नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आएगा बच्चों, और इस सवाल पे मैं आपको एक ही प्रश्न करवाऊंगा, ज्यादा नहीं करवाएंगे बेटे। 45 बनाइएगा। इस वैरायटी पे हम आपको एक ही सवाल कराएंगे। बताओ, अमित एक वस्तु को 167.4 रुपए में बेचकर 24% का प्रॉफिट कमाता है। अमित एक सामान को 167.4 रुपए में बेचता है और अमित को 24% का लाभ होता है। ठीक है, सवाल में आगे क्या बोला गया?
बोला गया 38% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु के सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ाना चाहिए, सेलिंग प्राइस में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। बहुत बेसिक और मामूली सवाल है, सुनो। एक सामान को 167.4 रुपए में बेचने से अमित को 24% का लाभ हो रहा है। बोला 38% का लाभ कमाने के लिए सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ाना चाहिए। एक बार बताओ, आप किसी वस्तु पे प्रॉफिट जितना बढ़ाओगे, जितना प्रॉफिट बढ़ेगा सेलिंग प्राइस भी उतने ही रुपए बढ़ेगा। जैसे पेन है, इस पेन को मैं 5 रुपए में बेचता हूं, 5 रुपए में मुझे कुछ ना कुछ फायदा होता है। अगर मैं इस पेन को 7 रुपए में बेचूं, अगर मैं पेन को 5 रुपए की बजाय 7 रुपए में बेचने लगूं, अपने ग्राहक से 2 रुपए ज्यादा लूं, तो मुझे 2 रुपए का जो है ग्राहक से 2 रुपए ज्यादा लूं तो मुझे प्रॉफिट भी 2 रुपए ज्यादा होगा। तो मैं सेलिंग प्राइस को जितना बढ़ाऊंगा प्रॉफिट भी उतने ही रुपए बढ़ जाएगा। यह बात आपको लॉजिकली समझनी चाहिए कि भाई ये जैसे पेन में 5 रुपए का बेचता हूं, अगर मैं 5 की बजाय 7 रुपए में बेचने लगूं, 2 रुपए ज्यादा में बेचने लगूं, तो मेरा प्रॉफिट भी 2 रुपए बढ़ जाएगा। मैंने सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ाया, मेरा प्रॉफिट भी 2 रुपए ही बढ़ गया। आप बताओ, पहले मैं सामान को 24% के लाभ पर बेच रहा था, अब मुझे 38% का लाभ कमाना है। कितना ज्यादा है? 24% से 38% कितना ज्यादा है? 14%। 24 से 38 14% ज्यादा है। तो मेरे दोस्तों, मुझे 14% प्रॉफिट एक्स्ट्रा चाहिए, तो मुझे सेलिंग प्राइस को 14% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 14% की वृद्धि करनी होगी, 14 का मल्टीपल आंसर आएगा, है ना। 14% की वृद्धि करनी होगी, 14 का मल्टीपल आएगा। 14 में छुपा होता है 7, ये नंबर 7 से कटता है, 7 से नहीं कटता, ये 7 से नहीं कटता, ये 7 से नहीं कटता। ये आंसर हो गया पहला ऑप्शन, बात समाप्त। बस इतना सा करना है। अगर पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे होगा कि अमित एक सामान को 167.4 रुपए में बेचता है और अमित को बेचने से 24% का लाभ होता है। 100% पे अमित को 24% का लाभ हुआ, तो सामान बिका कितने में है? 124% में। 124% की वैल्यू है ये। बोले 38% का लाभ कमाना है तो कितना सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। 24% था पहले प्रॉफिट, अब 38% है प्रॉफिट, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 14%। हमें 14% बढ़ाना पड़ेगा मेरे दोस्तों, 14%। 124% की वैल्यू ये है, 14% की वैल्यू पूछी है, तो इसलिए मैंने सीधा सीधा किया 7 का मल्टीपल। 31 से जाएगा, 31 चौका 124, 31 से जाएगा मेरे दोस्तों 31 पंजे 155, 155 के बाद बचेगा यहां से 12 और 31 चौका 124। तो 4% की वैल्यू 5.4 है, 1% की वैल्यू ये आ गई, 14% की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 14। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 2.7, 2.7 की 7 में गुणा करेंगे तो 18.9। ये पूरी कैलकुलेशन हो गई, लेकिन कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं सवाल में। प्रैक्टिस करो हीना कुमारी, आगे चलेंगे। कोई आज के टाइम में सोच रहा हो कि एवरेज गणित के साथ, है ना, गणित में थोड़ा बहुत नंबर लाके नौकरी निकाल लेगा, तो ऐसे ख्वाब भूल जाएं कतई। आगे चलेंगे, अगला सवाल। इस सवाल को सोचो और मुझे करके बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन।
बताइए जी। जेड कांस्टेंट, क्योंकि जितना सीपी बढ़ रहा है उतना ही एसपी बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल नंदिनी कवारी जी, वाह क्या लॉजिक दिया है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। बोला किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस तथा सेलिंग प्राइस सी और एस है, कॉस्ट प्राइस है सी, सेलिंग प्राइस है एस। जेड उस वस्तु पे होने वाला प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज है। वस्तु पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। बोला कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को समान मात्रा में बढ़ाया जाए, सीपी और एसपी दोनों को समान मात्रा में बढ़ाया जाए, तो जेड का मान क्या होगा? जेड बढ़ेगा, जेड घटेगा, जेड कांस्टेंट रहेगा, जेड नहीं निकाल सकते। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, एक बात अपनी खोपड़ी में डालो, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज में जमीन आसमान का फर्क है। प्रॉफिट अलग चीज है, प्रॉफिट परसेंटेज अलग चीज है। आप बताओ प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता, चाहे आप प्रॉफिट की बात करो चाहे लॉस की बात करो, दोनों से कहीं से भी सेम कैलकुलेशन आएगी। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जबकि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस और इंटू 100%, ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज। एक सवाल में बोला गया है कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस सी है, सेलिंग प्राइस एस है। उस वस्तु पे होने वाला जो प्रॉफिट परसेंटेज है, उस वस्तु पे जो होने वाला प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस परसेंट, वो जेड है। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को समान मात्रा में बढ़ाया जाए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को समान मात्रा में बढ़ाया जाए, तो जेड पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, अगर आप कॉस्ट प्राइस, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, अगर आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को समान मात्रा में बढ़ा देते हो, सपोज आपने कॉस्ट प्राइस भी 5 रुपए बढ़ा दिया, आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को समान मात्रा में बढ़ाते हो। आपने सपोज एग्जांपल के लिए कॉस्ट प्राइस भी 5 रुपए बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस भी 5 रुपए बढ़ा दिया, तो प्रॉफिट तो सेम रहेगा ना। प्रॉफिट जितना पहले था आज भी उतना ही रहेगा, प्रॉफिट सेम रहेगा, प्रॉफिट सेम रहेगा मेरे प्यारे भाई, प्रॉफिट सेम रहेगा। थोड़ी सड़ी बुद्धि में डालो बात, प्रॉफिट सेम रहेगा यार। बताओ, एक वस्तु का सीपी भी 5 रुपए बढ़ गया, सेलिंग प्राइस भी 5 रुपए बढ़ गया, तो प्रॉफिट तो सेम ही रहेगा ना, डिफरेंस सेम रहेगा। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। भाई यहां पे बोला है कि कॉस्ट प्राइस है सी, सेलिंग प्राइस है एस, ये प्रॉफिट है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस को सपोज x रुपए बढ़ा देता हूं, सेलिंग प्राइस को भी मैं x रुपए बढ़ा देता हूं, तो प्रॉफिट क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस। जब मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो x तो कट ही जाएगा, तो जितना प्रॉफिट पहले था आज भी उतना ही प्रॉफिट है। प्रॉफिट का अमाउंट सेम रहेगा, प्रॉफिट का अमाउंट सेम रहेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। प्रॉफिट या लॉस क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस होता है सीपी और एसपी का डिफरेंस। सीपी और एसपी के डिफरेंस को ही हम प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप बताओ, अगर हम किसी वस्तु का क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को समान मात्रा में बढ़ा दें, मैंने सामान का क्रिय मूल्य भी 10 रुपए बढ़ा दिया, विक्रय मूल्य भी 10 रुपए बढ़ा दिया, तो जितना डिफरेंस पहले था सीपीएसपी का, आज भी उतना ही डिफरेंस रहेगा। बेटा जब डिफरेंस सेम रहेगा तो इसका मतलब मेरे दोस्तों प्रॉफिट भी सेम रहेगा। जितने का प्रॉफिट पहले हो रहा था आज भी उतने का ही प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट का अमाउंट सेम रहेगा। लेकिन सवाल में प्रॉफिट के बारे में नहीं पूछा, सवाल में पूछा है जेड प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज है, तो जेड के मान में प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज की वैल्यू में क्या फर्क आएगा? आप बताओ। हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को समान अमाउंट से बढ़ाया, तो प्रॉफिट तो सेम रहेगा, पर ऊपर वाली चीज तो मेरे दोस्तों सेम रहेगी। हमने कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया, नीचे वाली जो चीज है बढ़ जाएगी। आप बताओ मेरे दोस्तों, बताओ। ऊपर वाली चीज तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर वाली चीज तो जितनी पहले थी आज भी, प्रॉफिट जितना पहले था आज भी उतना ही है, लेकिन कॉस्ट प्राइस बढ़ गया, कॉस्ट प्राइस बढ़ गया। अब आप बताओ मेरे दोस्तों, अगर मैं नीचे बड़ी संख्या से भाग दूंगा, अगर मैं नीचे बड़ी संख्या से भाग दूंगा, ऊपर वाली चीज तो सेम है, कॉस्ट प्राइस बढ़ गया,
हमने सीपी को बढ़ा दिया। अगर मैं नीचे बड़ी संख्या से भाग दूंगा तो बताओ जो उस वस्तु पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि जेड का जो मान है वो डिक्रीज होगा। तो इस सवाल का आंसर बी ऑप्शन है। तो प्रॉफिट तो सेम रहेगा लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज घट जाएगा, दोनों अलग चीजें हैं। अगर मैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान मात्रा में समान रुपए से बढ़ाता हूं तो प्रॉफिट जो है वो सेम रहेगा, प्रॉफिट का अमाउंट सेम रहेगा, लेकिन उस वस्तु पे होने वाला प्रॉफिट परसेंटेज वो घट जाएगा कि ऊपर वाली वैल्यू तो सेम रही। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, सीपीएसपी का डिफरेंस, डिफरेंस तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, लेकिन नीचे जब क्रय मूल्य बढ़ा तो ऊपर वाली वैल्यू सेम है। नीचे अगर मैं बड़ी संख्या से भाग दूंगा तो जेड का मान घट जाएगा। ये इसका आंसर है बी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा और लॉजिकल सवाल है ये। ठीक है ना। प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 47, 47 और 48, ये दो क्वेश्चन है, इनको मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, आज इतना ही छोड़ते हैं। आज हम जा रहे एक पार्टी में, एक इंपॉर्टेंट पार्टी है, ठीक है ना, तो हम पार्टी करने जा रहे हैं, तो इसलिए आज हम छोटी सी क्लास ही पढ़ाएंगे, आज इतना ही। अगला टाइप होगा अगली क्लास में।